हाँ जी, पहले तो सिंगल एंट्री है क्या? हमने तो आज तक डबल एंट्री पढ़ा है। 11th में था एक चैप्टर। क्यों है ये? क्या मतलब क्या है इसका? कुछ कुछ अपनी तरफ से। पहले डबल एंट्री सिस्टम आने से पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था। अच्छा, ये क्यों करते रहते हैं डायरी में मेंटेन एक एक छोटी, ताकि चीजें कंट्रोल रह सके। अच्छा, फिर भी कंट्रोल तो नहीं कर पाए वो, उनको डबल एंट्री सिस्टम लगाना ही पड़ा। तो देखो मैं समझाता हूं। मान लो जी ये एक पर्सन है, छोटे छोटे या बड़े बड़े की बात नहीं है, ये एक मिस्टर एक्स है, ये बिजनेसमैन है, और इनको है ना अकाउंट्स की नॉलेज ही नहीं है। बात छोटे या बड़े की नहीं है, बात ये अकाउंट्स की नॉलेज ही नहीं है, वो जानते ही नहीं। क्या अंगूठा छाप बंदे को बिजनेस ना करने का ऐसा कोई मतलब प्रोहिबिशन है, कोई क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन है? नहीं ना। तो मान लो ये एक पर्सन है, कोई भी काम करते थे, छोटा या बड़ा या लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे, इनको ना बुक्स ऑफ अकाउंट की नॉलेज नहीं है। इन्होंने अपने पास में ना टूटी फूटी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। ये ना बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते, ये इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये क्या करते हैं, अपने पास में कॉपी बनाते हैं, जिसको कि हम कैश बुक पढ़े लिखों के लैंग्वेज में कहते हैं। ये कहते हैं मैं ना इधर की साइड इनकमिंग लिख दूंगा और इधर की साइड आउटगोइंग लिख दूंगा। ऐसे करके इन्होंने अपना दिमाग लड़ाया कि जो दे करके जाएगा उसको इधर की साइड और जो ले करके जाएगा उसको उधर की साइड। इनको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं पता। ठीक है जी। अब ये ना एक पर्सन का नाम लिख करके रख लेते हैं, एक कॉपी बना लेते हैं अपने सप्लायर की। ठीक है जी। और इनको पता नहीं है कि भाई डेटर कौन है, ये उसको कस्टमर कहते हैं। ये उसकी भी एक कॉपी बना के रख लेते हैं। ठीक है जी, कि आज इतना लीटर दूध फलाने घर में गया, आपके नाम का एक पेज। ठीक है जी, आज मैंने हल्दीराम से इतने पैकेट नमकीन के लिए, ये मेरे सप्लायर का हिसाब, अलग अलग डेट्स में। तो इनको कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे पर्सन नहीं है। ठीक है, एक कैश बुक बना करके रख लेते हैं ये अलग से। क्यों? क्योंकि कैश था वो सबको ही पता है। कैश से तो बचपन से ही प्यार है हमारे को, बचपन में ही पता हो जाता है हमारे को। तो कैश बुक ये कभी कभी बना लेते हैं इस तरीके से कि जो कैश में होगा उसको कैश सिस्टम पे लिख दूंगा, जो क्रेडिट पे होगा उसको इस तरीके से लिख दूंगा। यानी कि ये नहीं जानते कि डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं। इनके पास में एक प्लांट एंड मशीनरी थी। प्लांट एंड मशीनरी क्या, कोका कोला का वो फ्रिज था जो इन्होंने खरीदा था या कंपनी ने दिया था, कुछ भी था। 5 साल पहले इसकी वैल्यू जो थी वो 1 लाख रुपए थी। आज 5 साल बाद हम पूछ रहे हैं तो कहते हैं यार 5 लाख रुपए का फ्रिज है ये मेरा। पढ़ा लिखा बंदा कोई ऐसी बात करेगा क्या? जिसको अकाउंट्स की नॉलेज होगी उसको तो पता होगा डेप्रिसिएशन लगता है इन चीजों के ऊपर, वैल्यू डाउन हो जाती है। तो इनको डेप्रिसिएशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये ना हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? कहते हैं कि ना हमने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, शाम बाद में ईयर एंड पे देखते हैं तो वो जो कैपिटल थी उनकी, जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। अब जब वो बढ़ जाता है तो ये खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई हमारी कैपिटल ने अंडा दे दिया। और जब वो घट जाता है कहते हैं ओहो शायद ड्यूरिंग द ईयर कोई नुकसान हुए होंगे, लेकिन एग्जैक्ट इनको मालूम नहीं है हुआ क्या। अब कैपिटल को इफेक्ट करने वाली बहुत सी चीजें होती हैं। ड्राइंग्स भी हो सकती है, एडिशनल कैपिटल भी हो सकती है, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती है जो डायरेक्ट कैपिटल में जाकर के, और अगर हम पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं तो भरमार है, पता नहीं कितनी ही चीजें हैं, जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं। तो इनको बेचारों को ऐसा कुछ भी नहीं पता, बड़े ही सीधे साधे लोग हैं। अब ये सिंगल एंट्री रखते थे और एक टर्नओवर एक्सीड हुई इनकी, इनको पता लगा कि सरकार ने ऐसे नियम कानून बना रखे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम से कोई पर्सन है, उसको हायर करना पड़ेगा अगर एक लेवल से ऊपर टर्नओवर हो जाती है तो इन्होंने बुलाया
कहते हैं भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आओ हमारे घर में भी चरण पाओ, ठीक है जी, बताओ हमारा भी हिसाब किताब करो और बताओ कितना टैक्स देना है हमने। क्यों टैक्स देना चाहते हैं? ये इसलिए टैक्स देना चाहते हैं ताकि इनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन वगैरह मिल सके बैंक से, क्योंकि बैंक मांगता है जी स्टेटमेंट कि आपकी इनकम कितनी है, लौटाओगे कैसे। तो इनकम स्टेटमेंट बताने के लिए टैक्स रिपोर्ट सबसे बड़ा सोर्स होता है। रिटर्न ऑफ इनकम बताने के लिए रिटर्न ऑफ इनकम सबसे बड़ा सोर्स होता है कि हमने लास्ट ईयर, देखो अगर कोई कहता है लास्ट ईयर मैंने 5 लाख रुपए का टैक्स पे किया था, 5 लाख रुपए का टैक्स पे किया था, तो इसका मतलब 5 लाख अपने आप में मान लो 30% ही है। तो अगर 5 लाख किसी अमाउंट का 30% है तो हम ये पता लगा सकते हैं ना कि उस बंदे ने कितना कमाया होगा। इफ 30% इज ₹5 लाख देन व्हाट वुड बी 100%। तो उस कमाई के हिसाब से वो लोन ले सकते हैं अपने। तो इनको क्या करना है, इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्होंने बुलाया कि आओ सर हमारे पास में और बताओ हमारे को कि किस तरीके से हम टैक्स पे करें ताकि हम टैक्स पे करके आगे के लिए लोन के लिए एलिजिबल हो सकें। हम भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट देख करके, इनकी इंफॉर्मेशन देख करके, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कहता वो इसको, इनकी इंफॉर्मेशन देख करके अपना सिर पीट लिया। कहता है ये क्या है, ये कैसे बनाया हुआ है तुमने? वो कहता है जी हम तो यहां पे सदियों से ऐसे ही बनाते आ रहे हैं और देखो ऐसे इंफॉर्मेशन रख रख के ही हमने कोठियां खड़ी कर ली हैं। तो जो आपके दिमाग में घर करी हुई है ना बात कि ये कोई छोटे मोटे पर्सन होते हैं, इस चीज को निकाल दो ना। ये छोटे पर्सन नहीं होते, ये पर्सन कौन होते हैं? जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती। तो अब ना सारी इंफॉर्मेशन से एस्टिमेशन बेसिस पे काम चलेगा, सारा का सारा काम, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग भी तो हो सकती है ना। तो मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं कह सकता कि एक्यूरेट अमाउंट ही निकाल करके दूंगा। मैं कहता हूं जी जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे मेरे को, उसके हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए मैं एक बात कहता हूं कि मुझे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकी कैपिटल का पता लगाना है। अब कैपिटल का पता कैसे लगाना है? देखो ये बात तो हम सबको मालूम है, ये बात तो हम सबको मालूम है, हमने क्लास 11th में ही सीख ली थी। क्या सीख ली थी हमने? हमने सीख ली थी कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है इसमें हम ऐड कर देते हैं एडिशनल कैपिटल, बढ़ जाती है ना, माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स, ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। छोटे लेवल की बात कर रहा हूं मैं। और ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, या फिर मान लो प्रॉफिट ना ऐड करें तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल पता लगती है। अब इस पर्सन ने हमारे को ना इंफॉर्मेशन दी, हमारे को ये सब नॉलेज है कि एडलेस क्या होते हैं। हमने इसको भी समझाया, हमने कहा देख तू कैपिटल, तूने जो पैसा बिजनेस में डाला था उसमें तूने और पैसा बिजनेस में डाला होगा, तो ये बिजनेस का पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कहता हाँ बड़ी होगी। तो इसने हमें जो इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से इसने हमें यह बताया कि इसकी साल के शुरुआत में 5 लाख रुपए की कैपिटल थी और इसने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए थे, और इसको ना ड्यूरिंग द ईयर अपने घर में कुछ पैसे की जरूरत थी, तो इसने बिजनेस में से फिर पैसा निकाल लिया था करीब 50,000 रुपए। बाकी ये कहता है पता नहीं आप क्या कह रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे नहीं पता ये क्या होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं पता। कहता और ना मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि मेरी जो क्लोजिंग कैपिटल है ना वो अब ये 12 लाख रुपए हो गई है, क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख रुपए हो गई है, ऐसा ये कहता है। अरे ठहर तो सही, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, ऐड कर दिया और ये यहां से लेस कर दिया। वो परेशान है, कहता होनी कितनी चाहिए थी, 5 + 2 7, 6.5 होनी चाहिए थी, 6.5 होनी चाहिए थी, और ये 12 लाख है। वो कहता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझसे ये पैसे लेने आ जाए कि भाई साहब आपकी दुकान में मेरा पैसा रह गया था, क्योंकि मैंने तो हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो केवल 6,50,000 ही बनता है, होना चाहिए था मेरे पास। फिर ये क्या हुआ, कैसे बढ़ गया, ये 12 लाख पे कैसे पहुंच गया? तो हमने उसको कहा अरे नहीं नादान, ऐसी बात नहीं है,
परेशान मत हो, तूने कुछ बिजनेस एक्टिविटी की है? कहता है हाँ। मैंने कहा उसमें है ना तेरे को कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं। कितने के प्रॉफिट्स हुए हैं? 5,50,000 रुपए के तेरे को प्रॉफिट्स हुए हैं। वो खुश हो गया, कहता अच्छा इसका मतलब ये मेरा ही है ना पैसा, कोई मांगने तो नहीं आ जाएगा मेरे से? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं मांगने आ जाएगा, ये तेरा ही कमाया हुआ पैसा है। वो तो ये सोच रहा था कि किसी का पैसा छूट गया या फिर कैपिटल ने अंडा दे दिया है, कोई रिटर्न इसके पास में आई नहीं है। लेकिन इसने एक बिजनेस एक्टिविटी की थी, तो हमने क्या कहा, इसको बता दिया। ऐसे हम इसको बताएंगे जगह जगह पे। ये बात हमने छोटी क्लासेस में सीखी थी कि इस तरीके से करते हैं। अब इसी का हमने रिवर्स मेथड करके, मतलब मान लो हमारे को क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, ओपनिंग की दी हुई हो, और ये सारी इंफॉर्मेशन वो हमें दे दे, तो हम प्रॉफिट्स या लॉसेस को पता कर सकते हैं। तो ये तो केवल एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब कभी कभी ना इस पर्सन से थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कैपिटल के अलावा। कैपिटल तो ना एक एग्जाम्पल था, अब इससे ना कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं थी, बावजूद उसके ना ये हिसाब का बड़ा पक्का था। ये कभी कभी लिख लेता था कि सामने वाले पर्सन को मैंने उधार पे सामान दिया था, उसने मुझसे 50,000 रुपए का सामान लिया था और मैंने उसको 2,000 रुपए अपनी तरफ से छोड़ भी दिए थे। उसने मुझे 48,000 देने थे, लेकिन वो जाते जाते मेरे को 45 ही दे पाया था और वो आज तक लौट के ही नहीं आया, और मैंने अब उसकी उम्मीद भी छोड़ चुकी है। तो बस हमने उसको एक नाम दे दिया। हमने कहा बात सुन, ये जो कस्टमर तेरा था ना, इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं डेटर। कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ कंफर्टेबल फील करा रहा हूं। हमने कहा ये जो तूने क्रेडिट पे सामान दिया था ना, इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं डेटर, और जो तूने डिस्काउंट दिया था ना, ये तेरा एक तरीके का बिजनेस एक्सपेंस है। कहता बिजनेस एक्सपेंस कैसे है, मेरी जेब से थोड़ी ना कुछ गया था। अब मैंने कहा पागल देख, इससे तेरी सेल्स प्रमोट होगी ऐसा सोच करके तूने कहा था। वो चोर निकला सामने वाला कस्टमर, लेकिन तूने उसको डिस्काउंट इसीलिए दिए थे ना ताकि वो तेरे पास दोबारा दोबारा आता रहे। कहता हाँ हाँ। तो हमने कहा फिर हम इसको बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं 2,000 रुपए को। तो हमने कहा 50 में से 2 गए, 48 रह गए थे। अब 48 में से भी ना सामने वाला तेरे को 45 ही दे करके गया, तो तेरे 3,000 और डूब गए हैं। यानी कि मोटा मोटा तेरे पास में एक्सपेंडिचर के नाम पे 5,000 रुपए तेरे एक्सपेंडिचर हुए, 2,000 तो डिस्काउंट के नाम पे और 3,000 रुपए बैड डेट्स के नाम पे। कहता है फिर बोलो इसको क्या कहते हैं? हमने कहा बैड डेट्स कहते हैं इसको, जो डूब जाते हैं पैसे। कहता है अच्छा, अब इसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लग रही है। जैसे तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो, अपने किसी साइंस स्टूडेंट के साथ में बैठ जाओ तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करने लग जाओगे ना। कहता है अच्छा ठीक है, बैड डेट्स हो गए मेरे को, मतलब हाँ। तो अब कहता है कि अच्छा मुझे जरा सिखाओ ये कैसे करते हैं। तो हमने ना, जैसे आप में से कोई हो तो इसको ना सिखाने के लिए बैठा और एक ना डेटर्स अकाउंट बना दिया। हमने कहा देख ये तेरी कॉपी का पेज बीच में से डिवाइडेड है। कहता हाँ फिर? तो हमने कहा देख जो तूने क्रेडिट सेल्स की थी ना, ठीक है, उसको हम इधर की साइड लिख देते हैं। हमने नहीं सिखाया उसको डेबिट या क्रेडिट, और मैं भी नहीं सिखा रहा तुम्हारे को डेबिट या क्रेडिट। हमने कहा तूने क्रेडिट सेल्स की थी ना 50,000 रुपए की। कहता हाँ। मैंने कहा इस कस्टमर से तेरे को 45,000 मिल चुके हैं ना, यानी कि ये तेरा कितने का कस्टमर नहीं रहा? 45,000 का कस्टमर नहीं रहा ये तेरा। तो हमने कहा उसको ना यहां पे इधर की साइड लिख दे। कहता ठीक है जी ओके, लिख देता हूं। भाई इधर अगर मेरा इतने का कस्टमर है और अपोजिट साइड पे लिख देता हूं कि इतने का कस्टमर कम हो गया। हमने कहा फिर तूने उसको डिस्काउंट खुद से दे करके अपना कस्टमर 2,000 रुपए से कम कर लिया था ना? कहता है हाँ कर लिया था। मैंने कहा तो इसको यहां लिख दे। मैंने कहा और उसने कुछ पैसा डुबा करके तेरे पास में अपने को और कम करवा लिया ना तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तेरी नॉलेज में? कहता है हाँ। मैंने कहा देख हिसाब मिल गया कि नहीं मिल गया? यहां पे भी 50,000 है और यहां पे भी 50,000 है, और आज के बाद तो इसका कोई इंतजार भी नहीं कर रहा। कहता है हाँ सर बिल्कुल। मैंने कहा देख तू अपने हिसाब से अपनी जगह सही है, अब देख हम इसको कैसे नाम देते हैं। हमारे यहां इसको नाम दिया जाता है क्रेडिट सेल्स का। हमारे यहां इसको नाम दिया जाता है
कैश अकाउंट का। हमारे यहां इसको नाम दिया जाता है डिस्काउंट अलाउड का, और हमारे यहां इसको नाम दिया जाता है बैड डेट्स का। वो कहता है तो इसका मतलब जो तुम काम करते हो मैं भी वही करता हूं, बस तुम्हारे नाम अलग है। मैंने कहा हां, बस हमारे नाम अलग है। और एक बात बताओ, क्या इंटर लेवल पे कोई टीचर तुम्हारे को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना सिखाता है? वो तो हम पहले ही सीख चुके। तो जो सिंगल एंट्री हमारे को ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, कुछ नहीं है। जो इंफॉर्मेशन मिले उसको उस अकाउंट में पुट कर दो। यानी कि एक बात सोचो, आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा क्या कि डिस्काउंट जो होते हैं वो डेटर्स को कम करते हैं और P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। क्या ये आज पता लगा तुम्हारे को? अभी अभी? सच में नहीं ना। तो फिर पुराना, सब कुछ पुराना है, फाइनल अकाउंट ही है। ठीक है, आज अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बैड डेट्स को डेटर्स के अगेंस्ट कम कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ले लेते हैं, तो क्या आज पता लगा तुम्हें? क्रेडिटर से कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ या डेटर से कोई पैसा रिसीव हुआ तो उसको हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्या आज पता लगा तुम्हें? कुछ नया नहीं है। ये छोटा फाइनल अकाउंट बनाएंगे हम इसके साथ में। क्या कह रहा है? छोटा छोटा हाथी, ये क्या है? आदमी, पता नहीं क्या बोलते रहते पागल बैठे बैठे। बात समझ में आई? तो ये करना है हमारे को, बस पूरे टाइम यही करते रहना है कि उसकी क्या ये 500 नंबर का आ रहा है बेटा आजकल एग्जाम में। 500, हाँ ये एग्रीगेट से ऊपर ले जाएगा तुम्हारे को। ये आजकल है ना 500 नंबर का आ रहा है ये। जीवन में ना कभी भी दो काम मत करना, किताब को हाथ में लेकर के उसके पेजेस मत गिनना, और छोड़ने के नाम पे चैप्टर को ये मत सोचना कि ये कितने नंबर का है तो इसको छोड़ दूं, वरना सब कुछ छूटता ही जाएगा। यही दोनों काम हम सबसे ज्यादा करते हैं। कितना चैप्टर रह गया गिन रहे हैं उसको। अपने दिन गिने हैं कभी? कितने साल के हो गए हो वो गिन लो, शर्म आ जाएगी। और मेरे से ऐसी चीजें पूछा मत करो कि रिकॉर्ड हो जाए ऐसी बातें और तुम अमर हो जाओ हमेशा के लिए मेरी क्लासेस के अंदर। अभी नाम नहीं ले रहा हूं मैं तेरा। चलो लिखो, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री। नंबर 1, फाइनल अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या लिख दिया आपने? ना तो उसको ट्रायल बैलेंस बनाना आता है ना ही फाइनल अकाउंट बनाने आते हैं। अरे ये हमने बनाने हैं उसके लिए। समझ में आई? कहने का मतलब हमें क्या करना है। ये फीचर का मतलब ये नहीं है कि सिंगल एंट्री जो उसने करके दी हुई है उसके क्या फीचर है। हम ये कह रहे हैं कि सिंपल सी चीज है, उसने जो इंफॉर्मेशन दी है सिंगल एंट्री बेसिस पे, उससे हमने क्या बनाना है जी? ट्रायल बैलेंस बनाने हैं इनके। अच्छा ट्रायल बैलेंस कब बनेंगे जरा बताना। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी, फिर लेजर बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेंगे, फिर फाइनल अकाउंट बनेंगे। ठीक है जी, ओके। तो ऐसा है इसका फीचर। दूसरा ये क्या है? एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ये तो हमें अभी एक्सप्लेन हुआ, अभी हमने बताया सब कुछ, दोबारा तो नहीं बोलू ना। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमें ये दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, ज्यादा इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक, ये है हमारे पास में, ये हमें करना है।
अच्छा जी, अब लिखना जी टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री। नंबर 1, एक सेकेंड ठहरना बेटा, एक फोन कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस करो बस करो, ज्यादा नहीं। देखो भाई, सुनो सुनो जी, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री। नंबर 1 लिखना जी अपने पास में, प्योर सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है जी, क्या इंफॉर्मेशन होती है? सिर्फ पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि कोई कैश, कोई बैंक, कोई और डाटा नहीं, सिर्फ किससे क्या लिया है और किसको क्या दिया है, किसको क्या देना है, ये सब चीजें ही रिकॉर्ड होती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जी। नंबर 2, सिंपल सिंगल एंट्री। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कैश बुक होगी तुम्हारे पास में, कैश इंफॉर्मेशन, बुक नहीं, कैश इंफॉर्मेशन होगी, जो वो इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है जी, कैश इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब डेटर और क्रेडिटर्स के कैश इंफॉर्मेशन होंगी कि इससे समझो, जनरली हम क्या करते हैं, जब पैसा रिसीव हो जाता है, जब ये लोग क्या करते हैं, जनरली पैसा रिसीव हो जाता है तो उसको अपने पास रिसीव कर लेते हैं और कुछ नहीं लिखते, उनको कोई मतलब नहीं होता सामने वाला कौन है क्या है। ठीक है ना? लेकिन इस सिस्टम के अंदर सिंपल सिंगल एंट्री के अंदर क्या होता है, किससे कितना आया है वो भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। दोबारा सुन लो, ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं समझाता हूं। मेरे पास में ना एक पर्सन आता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। मेरे पास एक पर्सन आता है, मैं एक किराना स्टोर चलाता हूं, ठीक है जी, मेरे पास ये भाई साहब आते हैं और ये मेरे को नोट निकाल करके दे जाते हैं, करेंसी नोट निकाल करके कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, भाई साहब कहां से आए हो, किसके बेटे हो, कौन से नंबर में रहते हो, कुछ नहीं पूछता, मैं तो वो गांधी के नोट को जानता हूं, बात खत्म हो गई। मैं काहे को इंफॉर्मेशन लूं, हटाओ। तो पहले वाले सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाए जा रहे हैं। कब? जब क्रेडिट पे काम हो रहा है, यानी कि उधारी पे काम कर रहे हैं, तब हमने इसकी इंफॉर्मेशन ले ली
अगर ये नोट दे करके जा रहा है तो चाहे ये कोई भी है, मुझे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन दूसरे सिस्टम के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, हाँ जी भाई साहब कैश दे करके जा रहे हो, बताओ बताओ कौन हो आप, आपकी दुकान का नाम क्या है, आप कहां से आए हो, कौन से मकान में रहते हो, कैश देने के बावजूद इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। बात समझ में आई? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। तो साथ में इसका पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो होगी ही। क्रेडिटर को तो कोई भी नहीं छोड़ेगा ना, डेटर और क्रेडिटर का हिसाब तो रखना ही रखना है, इतना तो इसको अकल है। अब ये कैश रिकॉर्ड्स भी रख रहा है। बात समझ में आई? अच्छा जी, तीसरा है क्वासी सिंगल एंट्री। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सुना है ना? ठीक है ना? और सुन लो, अब की बार इसने क्या किया, अब की बार इसने है ना एक और बढ़िया काम किया। कैश इन्फो तो रखी ही, क्रेडिट इन्फो भी रखी, और साथ में ना ये डिस्काउंट्स वगैरह की भी इंफॉर्मेशन रख रहा है इन पर्सनल अकाउंट। यानी कि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वो कौन सा वाला था तीनों में से? क्वासी था, क्योंकि वहां पर्सनल अकाउंट था। हाँ था, इंफॉर्मेशन रखी थी उसने, ठीक है, और वहां पे कैश की ट्रांजैक्शन थी, हाँ रखी थी उसने इंफॉर्मेशन। उसने कितना डिस्काउंट दिया था, कितने बैड डेट्स हुए थे, वो भी रखी थी इंफॉर्मेशन। हाँ सर रखी थी, ठीक है जी, ओके। और इसके अंदर और क्या आता है, सम मेमोरेंडम information related to incomes and expenses। ठीक है जी, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब उसको नहीं पता कि वो रख रहा है, हमें पता है। ओके, ओके जी, चलें आगे। लो जी, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो जल्दी से, तीनों टाइप लिखे हुए, जल्दी जल्दी करो। हो गया? चलूं आगे? देखो जी, सुनो ध्यान से, क्या हुआ, देखो जी, देखो ध्यान से। अगला है हमारे पास में, क्या चीजें हम लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इन सिंगल एंट्री। कैसे करेंगे हम? नंबर 1, आपने सुना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या होता है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? मैंने अभी बोला क्वासी के अंदर, क्वासी सिंगल एंट्री के अंदर, कि पर्सन क्या करता है, ये पर्सन अपने पास में इनकम और एक्सपेंडिचर की और एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी रख लेता है कभी कभी। अब इसने ना हमारे को बताया, इसको डेप्रिसिएशन के बारे में बेचारे को कुछ नहीं पता, लेकिन ये हमें बता रहा है, कहता है कि ना मेरे पास है ना प्लांट एंड मशीनरी है, बिजनेस से रिलेटेड, मैंने ये मशीनरी खरीद रखी है, मेरे पास में है ना
बिजनेस के नाम पे मैंने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग भी परचेज कर रखी है, देखो मेरी दुकान में इतने का फर्नीचर है, ऐसे ही बताता जा रहा है, ठीक है। और कहता मैंने ना इस पर्सन को ना इतने की देनदारी है, इतने से इस पर्सन की लेनदारी है, यानी कि मैंने डेटर से पैसा लेना है और क्रेडिटर को देना है। ये ना किसी ने मेरे को कुछ पर्ची सी बना के रखी हुई है, इस पर्ची के ऊपर मुझे पैसा एक ड्यू डेट पे देना है, ये बस बताता जा रहा है और हम पिरोते जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ बस, कहता हाँ बस। मैंने कहा ठीक है। अब कभी तुमने सुना कि बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली फाइनल अकाउंट के अंदर, सर मजा ही आ जाए ना अगर ऐसा हो तो, हम तो चाहते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट में ऐसा मजा नहीं मिलेगा आपको जैसा सिंगल एंट्री में मिलेगा। तो इसने हमारे को इंफॉर्मेशन दी, इसको नहीं पता लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इसने इंफॉर्मेशन दी, हमने वहां पे पिरो दी और हमने ना बैलेंसिंग फिगर में क्या मान लिया कि इतना पैसा इसने इन्वेस्ट किया होगा। अब ऐसी इंफॉर्मेशन ना वो हमारे को दो बार दे देता है, एक तो साल के ओपनिंग की और एक साल के क्लोजिंग की। मैं यही लिख देता हूं और नहीं लिखता इसको, एंड लिख देता हूं। ऐसी इंफॉर्मेशन वो साल में दो बार दे देता है। अच्छा सुनो सर, ये तो सेम ही होगी ना क्योंकि उसको डेप्रिसिएशन तो आता ही नहीं था। हाँ नहीं आता था डेप्रिसिएशन, लेकिन इसको है ना ये प्रॉपर्टी डीलर के पास पक्का रोज चक्कर मारता रहता था। कहता है हाँ मेरे लैंड की बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है, बढ़ गई है। तो वो कहता है पता है आपको एक बात बताऊं, वो अपने ना हिसाब किताब बता रहा है। कहता है ये प्लांट एंड मशीनरी मैंने 5 लाख रुपए की ली थी, शुरू में भी 5 लाख थी, अंत में भी 5 लाख ही बता रहा है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन ना इसको बड़ी नॉलेज है। कहता है पता है आपको एक और बात बताता हूं अकाउंटेंट साहब, कि मैंने ना इसको लैंड एंड बिल्डिंग को जब खरीदा था ना साल के ओपनिंग में, तो सस्ते दरों पे खरीद लिया था क्योंकि कोरोना के अंदर प्रॉपर्टी सस्ती हो गई थी थोड़े टाइम के लिए, और मैंने इसको है ना 10 लाख का खरीदा था। पता है अब ना कोरोना चला गया, आजकल मेरा प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है कि ना ये 12 लाख रुपए की है, ये पता है इसको। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाएंगे कैपिटल के अंदर, समझ में आ रही है मेरी बात। तो हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग की जो इंफॉर्मेशन ये देगा एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड, उसको नहीं पता वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें पता है, हम पढ़े लिखे और आप सब भी पढ़े लिखे हैं। क्योंकि मैं किसी को आज ये नहीं सिखाने वाला कि डेटर्स जो है बेटा वो एसेट साइड आते हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड आते हैं, हमें ये बात बहुत पहले से मालूम। तू आंखें क्यों बंद कर लेता है यार? ठीक है जी। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अकाउंट। अब ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है यहां पे, ये भी तुम्हारे को पता है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अकाउंट। जैसे हमने अभी डेटर अकाउंट बनाया था छोटा सा, तो ये अकाउंट तुम्हें बनाने आते हैं? आवाज तेज करो, आवाज तेज करो। गलत फहमी, गलत फहमी है, क्योंकि यहां पे जाकर के लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा अब हमारा। लेकिन ना सच बात बताऊं, अपने मन से उस लाइन को पढ़ोगे ना तो अपने आप जवाब आ जाएगा। जैसे सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार सुनो। मैं ये कहता हूं, वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, कहता है इसने ना मेरे को एक इंफॉर्मेशन दी, कहता है अकाउंटेंट साहब सुनो, मैंने ना ड्यूरिंग द ईयर एक ना अपनी पर्सनल बाइक बेच दी थी और वो जो पैसा था ना उसको भी इन्वेस्ट कर दिया था, और ना मैं यहां से ना अपने बीवी बच्चों के लिए साल के दौरान एक बारी सामान भी उठा के ले गया था, घर वालों के लिए, गारमेंट शॉप है मेरी, और बीवी बच्चों के लिए कपड़े ले गया था मैं, ऐसा वो बता रहा था। तो क्या तुम्हें नहीं मालूम ये बात कि वो ड्राइंग्स इन काइंड की बात कर रहा है और एडिशनल कैपिटल की बात कर रहा है? पता है ना, बस उसको सीरियसली पढ़ने की जरूरत है। अब मैं यही चीजें तुम्हें लिखवाऊंगा
कि कैपिटल इंक्लूड्स, एडिशनल कैपिटल इंक्लूड्स रेंट रिसीव फ्रॉम पर्सनल यूज एंड फर्दर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कोई पर्सनल रेंट था इसका, उसको वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया उसने। जैसे आज इनकम टैक्स के अंदर हमने एरियर ऑफ रेंट पढ़ा, तो एरियर ऑफ रेंट को हमने उसको मान लो, जो उसको एरियर मिला था एक साउंड अमाउंट मिला था, उसने कहा इसको घर ले जाके क्या करूंगा, बीवी तो इसकी ज्वेलरी खरीद लेगी, खर्चा कर देगी, तो इसको क्या करता हूं अपने बिजनेस में ही लगा देता हूं। तो ऐसा सोच करके उसने उस एरियर को, समझ में आई बातें? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अकाउंट्स के अंदर यही होने वाला है। ठीक है जी, ओके, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमारे पास में जो चीजें हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अकाउंट के बारे में हम चलेंगे, मतलब यही सीखना है हमने, मेन तो यही करना, क्योंकि अगर हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अकाउंट हो गया ना तो बाकी सारे काम हो जाएंगे। ध्यान से सुनना अब मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अपने पेन को ऐसे नीचे रख दो, बिल्कुल नीचे रख दो। जब हमारे को डेटर की ना 3-4 इंफॉर्मेशन, सिर्फ डेटर से ही स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। जैसे ही हमारे को क्वेश्चन के अंदर डेटर्स अकाउंट दिखाई देता है ना, तो हम ना एकदम से 3-4 इंफॉर्मेशन आई, बड़े खुश हो गए। हमने लिखा क्रेडिट सेल्स, ठीक है जी, बैंक डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे करके ब्ला 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 चीजें लिखने लग गए। अच्छा, बैंक नहीं लिखा, मान लो बैंक नहीं लिखा, हमने ना फटाफट से इसको करना शुरू कर दिया। डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट्स, बस, और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई। और वहां पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन किस सेंस में, स्टेटमेंट सेंस में, कि जिससे कि हमें पता लगता है कि ट्रांजैक्शन का कुछ प्रपोर्शन जो था ना वो कैश में भी हुआ था, और हमने उसको कंसीडर नहीं किया। हमने इसको क्या मान लिया जी, बैलेंस सीडी। बात समझ में आई? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में ये चीजें दी हुई हैं। और एक हिडन इंफॉर्मेशन थी या फिर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, उसके अंदर बैंक का अमाउंट निकल करके आता था, अपन ने उसको इग्नोर कर दिया, तो हमारा बैंक के नाम पे तो कुछ नहीं आएगा, बैलेंस सीडी बन जाएगा हमारे को, है ना, ये हो जाएगा। अब अगर यहां पे हिडन इंफॉर्मेशन में कुछ बैंक का अमाउंट आना होगा तो वो बैंक को भी इफेक्ट करेगा, यानी कि कैश को भी इफेक्ट करेगा। और अगर उस कैश से कुछ परचेज या सेल्स इफेक्ट होने होंगे तो वो भी फर्दर इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक गलती करेंगे एक अकाउंट के अंदर और बाकी सारे अकाउंट्स के अंदर अपने आप होती जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो ना सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान से लिखना है, पढ़ना है, उसके बाद ही लिखना है। एक बार इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसको करने से पहले ना पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रख लेना बहुत जरूरी है। कि एक बार पढ़ लेता हूं पूरे के पूरे क्वेश्चन को। जैसे ही चौथा पॉइंट आया हमारे को लगा अरे ये तो आता है मेरे को, अभी बना देता हूं। वो चौथे के अंदर पॉइंट जो है 8th पॉइंट का, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो इंक्लूड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना जरा, अभी तुम्हारे को विश्वास दिलाता हूं इस चीज का। हमारे पास दिया हुआ है डेटर्स, हमारे पास दिया हुआ है डेटर्स। अब सभी मेरे को ये बताएंगे, एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है फाइनल अकाउंट के अंदर, हम क्या करते हैं, बैड डेट्स। कौन से वाला, एडजस्टमेंट वाला, है ना, माइनस कर देते हैं ना। और फिर क्या बनाते हैं हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद ही बनते हैं ना, माइनस कर देते हैं। और फिर जो आते हैं उनके ऊपर हम बना देते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट।
ऑन डेटर्स, ये अमाउंट आए और इनके ऊपर प्रोविजन बने, यही सीक्वेंस होता है ना। अब आपके लेवल पे मैं ये नहीं सोच सकता कि कोई पहले प्रोविजन जो है वो माइनस कर देगा डिस्काउंट का, बाद में बेड डेट्स करेगा, क्योंकि बेड डेट्स पहले वो डूब चुके हैं, तो उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाद में ही बनेंगे उसके बाद, ठीक है ना। ये सीक्वेंस तो सबको पता है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है चौथे पॉइंट में, और अपने दिमाग में ये बात घर करी हुई है कि डेटर्स के अंदर तो यही एडजस्टमेंट होती है, इसके बाहर क्या होगा सर, इसके बाहर क्या होगा। डेटर क्या करेगा, डेटर हमारे को बेड डेट्स दे देगा, डेटर हमारे से डिस्काउंट ले लेगा, डेटर के ऊपर हम शक करेंगे और डिस्काउंट ले लेगा, है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन है। और 8th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, सुनना जरा, ये 4th पॉइंट पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी, 8th पॉइंट पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, मिस्टर राम इंक्लूड्स इन डेटर फॉर 2 lakhs एंड इन क्रेडिटर्स फॉर 4 lakhs। मजा आया, इसका मतलब समझ लें पहले हम। अभी तो कुछ लोगों को मजा आया ही नहीं है, वहां तक पहुंचे ही नहीं ना जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। मैं बताता हूं इसमें होगा क्या। भाई देखो, अमन ने ना मेरे को 2 लाख रुपए देने हैं और अमन ने मुझसे 4 लाख रुपए लेने हैं। इसको ना 4 से हटा करके ना 5 कर देता हूं। 5 लाख रुपए मुझसे लेने हैं और 2 लाख मेरे को देने हैं, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे कहूं, हाँ भाई अमन जल्दी बता 2 लाख कब दे रहा है, क्योंकि मुझे भी तो तेरे को 5 लाख रुपए देने हैं। क्या मतलब हुआ सर, कॉमन अमाउंट को निकाल देंगे। अमन कहता सर 2 लाख अपने मैं छोड़ देता हूं, 2 लाख अपने आप छोड़ दो, मेरे को आप 3 लाख रुपए और दे दो, है ना। यही मतलब हुआ ना। इसको कहते हैं प्यार से कॉमन डेट्स। और कॉमन डेट्स ना बेड डेट्स कभी हो ही नहीं सकते। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जिसके मैंने 5 लाख रुपए देने हैं वो मेरे 2 लाख रुपए डुबा दे? मैं तो कहूंगा डुबा दे भाई, डुबा दे, बिल्कुल डुबा दे, 1 भी रुपया मत दियो मेरे को, मेरे से बिगाड़ कर ले और फिर मैं भी तेरे से बिगाड़ कर लूंगा। फायदा किसका होगा, 5 लाख रुपए का। तो मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा। तो बेड डेट्स से पहले मेरे को कॉमन डेट्स माइनस करने पड़ेंगे, मानते हो। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन आता था, मुझे तो बहुत जल्दी थी, मैं तो सीखा हुआ बैठा हूं। तो चौथा पॉइंट देखते ही मैं तो बोला मेरे को तो आता है, अभी इसको क्लोज कर देता हूं। और क्लोज करके इसके बैलेंस को दूसरे अकाउंट में ले करके गया, एक दूसरे से मैच होते हैं ना। और फिर घर पे आकर के सोच रहा हूं कि यार बैलेंस क्यों नहीं मैच किए। एक और पॉइंट देता हूं। एक चीज होती है हमारे पास फाइनल अकाउंट के अंदर, अगर हमने समझा हो, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल प्रायर टू 31st, उसके अंदर ना हमें क्या करना होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझ लेते हैं। हमने किसी को गुड्स सेंड किए, सेल नहीं किए, अप्रूवल बेसिस पे कि तुम्हें सामान समझ में आए तो रख लेना वरना वापस कर देना, ऐसा कह करके। ठीक है जी। अब क्या हुआ, उस पर्सन ने 31 मार्च आ गई, अभी तक तो कोई जवाब दिया नहीं, अभी 15 दिन का टाइम पीरियड था, 28 मार्च को मैंने बेचा था इसको ये। तो क्या कहूं भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे को क्लोज करने हैं, फटाफट से अमाउंट दे दे, ऐसा बोलूंगा तो वो दे देगा क्या पैसे? नहीं देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ना रिवर्सल की एंट्री बनानी पड़ेगी, यानी कि उसको डेटर्स में से कम करना पड़ेगा। सेल्स में भी जब मैंने सेल किया होगा इसको, तो क्या एंट्री बनाई होगी, जब माल सेंड किया होगा ना, तो इस भावना से किया होगा कि ये बिक जाएगा, क्रेडिट सेल्स माना होगा मैंने इसको। चाहे मेरे को पता है अभी अप्रूवल बेसिस पे ही भेजा है, अप्रूवल बेसिस भी अपने आप में क्रेडिट सेल्स ही मानी जाती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये सोचा, इस भावना से भेजा, हाँ, कि ये बिक जाएगा। और 31 मार्च को अकाउंट्स बनाते समय मेरे दिमाग में आ रहा है पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा। मैं कहता हूं यार छोड़ो, यही मान लेता हूं कि ये नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर बिकेगा तो अगले साल दिखा दूंगा इसको दोबारा से सेम एंट्री के साथ में। तो आज जो एंट्री बनाई हुई है ना क्रेडिट सेल्स की, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसको रिवर्स कर देता हूं। क्या एंट्री बना देता हूं,
सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न नहीं। यही गलती करते हैं ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे, सेल्स रिटर्न नहीं, क्योंकि सेल्स रिटर्न तो तभी होती है जब सामने वाला मना करता है। अभी किसी ने मना नहीं किया था, तो हम क्या कहते हैं जी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी कि सेल्स को भी कम करेंगे और डेटर्स को भी कम करेंगे। तो डेटर्स को कम करना था, और डेटर्स को कम करने से हमारे बैड डेट्स, हमारे प्रोविजन, हमारे डिस्काउंट सब पे असर पड़ता, लेकिन हमें तो चौथा पॉइंट आता था। समझ में आई? चैप्टर निहायती आसान है, लेकिन हम भी निहायती नालायक हैं। सच बताऊं? नहीं तो बस ध्यान से करेंगे। आ जाओ जी, अब अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते, बनाना जी जरा मेरे साथ में। यहां पे हाँ ये हाँ जी बनाओ। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए बोलो? टू ओपनिंग बैलेंस है ना, बाय क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस बीडी और सीडी। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि सर बोर कर रहे हैं, अभी पता लगता है, एक मिनट ठहरो। ठीक है जी, बाय क्लोजिंग बैलेंस, ओके। अच्छा, परचेजेस कर देता हूं यहां पे। क्या एंट्री होगी जी परचेजेस की? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज किया फिक्स्ड एसेट को, तो क्या एंट्री होगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहां पे लिख दूं टू क्रेडिटर्स। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी के दिमाग में ये तो नहीं चलता ना कि क्रेडिटर उसी को कहते हैं जिसकी हम गुड्स सेल परचेज करते हैं, उन्हीं को ही कहते हैं? नहीं जी, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अभी अभी हमने हायर परचेज खत्म किया, उसके अंदर हमने पढ़ा वेंडर होता है ना, तो वो सप्लायर ही तो था। अच्छा जी, क्रेडिटर्स बाय बैंक अकाउंट, इसका क्या मतलब है? हमने कोई सेल कर दी है सर। बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है जी, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल। या फिर प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है जी, अब जरा मेरे को एक बात का जवाब देना। हेलो, ये चीजें तो हमें पहले से भी पता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, मन गढ़ंत है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो तुम मना थोड़ी कर दोगे। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है कि परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर रुपीज नहीं, फॉर शेयर्स वर्थ ₹5 लाख, परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर शेयर्स वर्थ ₹5 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बताना। हमने ना फिक्स्ड एसेट परचेज किए या शेयर्स परचेज किए हैं? बताओ। फिक्स्ड एसेट परचेज किए सर, इतना भी नालायक मत समझो आप हमें। फिक्स्ड एसेट परचेज किया हमने, और हमने उसके कंसीडरेशन में शेयर्स दे दिया, कैश तो इफेक्ट हुआ ही नहीं। तो क्या किया जाए, कहां लिखूं इसको? एंट्री क्या बनेगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
है ना जी। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट हो जाती है, एसेट बढ़ता है डेबिट हो जाता है ना जी। तो क्या मैं इसको यहां लिख दूं, 2 शेयर्स, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन भी यहां पे आएगी। हाँ, और कंपनी तो हमेशा पढ़ी लिखी होती है। मैंने पहले ही बोला ये मन गढ़ंत है, ऐसा नहीं होता कि ऐसा कुछ हो और सिंगल एंट्री के अंदर आ जाए। लेकिन अगर बना दे कोई तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि उसका इफेक्ट कहां पे आएगा। वहां पे कैश इफेक्ट नहीं हुआ, बावजूद उसके क्या उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्या उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं होगी, क्या वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ हाँ बिल्कुल, पानी पी के आओ। हाँ जी, एक बार डेटर्स अकाउंट बनाना खुद से, तुम्हें आता है ऐसा मान करके। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, 2 जी, क्रेडिट सेल्स हो गई, और बाय बैड डेट्स लिख देता हूं। चलो कैश ले लें उससे, डिस्काउंट दे दें उसको, अभी तो बनाया था। बीआर दे दें उसको। व्हाट अबाउट बीआर डिसऑनर? इधर देखा, यही चाहिए था मेरे को, वो इधर आएगा इधर। ये कौन से वाले बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंट्स को याद कर रखा है, मेमोराइज कर रखा है? दीदी ऐसा क्यों नहीं कहती हो कि सर हम उसको वापस से डेटर बना देंगे? अच्छा, कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं, सच्ची बताऊं, मेरे पास आते हैं बच्चे, कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं डिसऑनर होना, बीआर का डिसऑनर होना बैड डेट्स होना है। यानी कि तूने एक बार यदि हमारा भरोसा तोड़ा तो हम जीवन भर तेरे को मिलेंगे ही नहीं कभी। सामने वाला नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, वो कहता है इस पर्ची में से अभी पैसा नहीं दे सकता मैं, तो हमने ये मान लिया उसको कि वो बैड डेट्स हो गए। कर लें ऐसा, अपना ही नुकसान। सर वापस से उसको डेटर क्रिएट कर देते हैं। बिल डिसऑनर होने की रिवर्सल की तो एंट्री होती है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पे 2 BR और ये क्या है, डिसऑनर। ठीक है जी, ओके, यही है हमारे पास। जी, एक बीआर अकाउंट, एक बीआर अकाउंट बनाइएगा अपने पास। नहीं नहीं, मेरे को बताओ मत, सुनाओ मत, लिखो, एक बार लिखो, अपने पास लिखो। मैं भी लिख रहा हूं। 2 बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि ये हमारा एसेट होता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ये देखो, ऐसा हो सकता है ना, होता ही है। ये क्या आ गया बीच में? मैंने किया क्लिक, हाँ हो गया। हाँ जी,
एक बात बताना, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा 5 लाख रुपए का बीआर हो और 5 लाख रुपए रिसीव हो गए हों और फिर भी मेरा बैलेंस 3 लाख रुपए बचा हुआ हो? सर यहां पे 2 बीआर होंगे फिर, है ना? तो एक बीआर 5 लाख का था, एक 3 लाख का था। 5 लाख वाला इनकैश हो गया, तो 3 लाख वाला अभी बचा हुआ है, अभी उसकी डेट नहीं आई है। 31 मार्च पे हम बना रहे हैं ना, तो 31 मार्च के बाद की डेट होगी। चलो अच्छा, इसको मैं फिगर्स को यहां से हटा देता हूं, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, बताओ। 2 डेटर्स अकाउंट, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल सही। और भी लोग तो बोलो ना। वो ये कहना चाह रहा है, सुनो ना, वो ये कहना चाह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जैसे हम बीआर की बात आई है ना, अब हम चुप क्यों कर गए हैं? डेटर में तो बड़ा चहक रहे थे हम। बिल ऑफ एक्सचेंज को दिमाग में रख करके चलो। वो ये कह रहा है, कहता सर, बच्चा कह रहा है, कहता सर आप ना यहाँ पे एक चीज और लिख दो। मैंने कहा ना तुम बनाओ चलो। तो 2 डेटर्स, और वो कह रहा है बाय डेटर्स, ये लिख दो। 2 डेटर्स क्यों लिख दें भाई? इतने के बीआर और मिले हैं हमारे को। और बाय डेटर्स क्यों लिख दें? क्योंकि कुछ डिसऑनर हो गए होंगे, तो हमने वापस से डेटर बना दिया होगा। ठीक है ना, मतलब समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद में क्या है? और बताओ। हाँ अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमने कोई एंट्री बनाई है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एकोमोडेशन वाला केस। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ से एसेट खत्म हो गया, एक तरफ से लायबिलिटी खत्म हो गई। ये कैसे हो गया सर? एंडोर्समेंट के केस में हो सकता है। अभी कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, मैं बताऊं। सोन पापड़ी खाई है तुमने दिवाली की? अपने ही घर में कभी वापस आ जाती है? मैंने इसको दी, इसने उसको दी, उसने वापस से मेरे को ही चेप दी। ठीक इसी तरीके से हमने एक, हमारे पास में एक एक्सेप्टेंस थी, मतलब हमने एक एक्सेप्टेंस दी थी और हमने जिसको ट्रांसफर की थी उसने आगे किसी को ट्रांसफर की और वो वापस हमारे पास ही आ गई। यानी कि फाइनली हमने भी किसी को कोई सामान बेचा होगा और उसने वही वाला अमाउंट हमें दे दिया। तो ड्यू डेट पे मेरी लायबिलिटी भी खत्म और मेरा एसेट भी खत्म। ठीक है जी। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? बीआर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बीपी। नोटिंग चार्जेस पे करता है तो ये तो लेने वाली बात हो जाती है ना उससे। वो बाबूजी इंटरेस्ट होता था जब हम रिन्यूअल करवाते थे। आप कंफ्यूज हो नोटिंग चार्जेस और उसके बीच में। बीआर का एक बात बता, हम जब एंट्री बनाते थे, क्या एंट्री बनाते थे हम? जिसने नोटिंग चार्जेस पे किए होते थे उसका तो 2 कैश होता था और जिसके सिर पे नोटिंग चार्जेस आते थे उसके नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाते थे। लेकिन बीआर की वैल्यू तो वही रहती थी। या बीआर को उसके अंदर इंक्लूड कर देता था, बीआर के अंदर नोटिंग चार्जेस को इंक्लूड कर देता था। वो इंटरेस्ट इंक्लूड करता था रिन्यूअल के केस में। कंफ्यूज हो गया तू? कहां पे लिखूं? डेबिट पे, क्रेडिट पे? बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है ना? तो ये चीजें हो सकती। ओके अच्छा
चलो ये थोड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़े हम। हाँ जी, सबसे आसान वाला अकाउंट कैश अकाउंट, जरा बनाना एक बारी। कैश अकाउंट खूब बनाओ, खुद बनाओ, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस इसके अंदर लेकर के आना। कैश अकाउंट तो आता है ना बनाना। क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे सारी आउटगोइंग और इनकमिंग डेबिट साइड पे, या फिर इसका रिवर्स? रिवर्स। देखा, पता मैं अभी क्या कर रहा था? वो बचपन में गेम खेला है ना हमने, चिड़ी उड़, कौवा उड़, भैंस उड़। जनरली हम क्या कहते हैं? डेबिट और क्रेडिट। तो मैंने क्या बोला? क्रेडिट साइड पे सारी आउटगोइंग और इनकमिंग सारी डेबिट साइड पे, या रिवर्स? तो मैडम कहती है रिवर्स, क्योंकि पहले मैंने क्रेडिट बोल दिया ना। मैंने सही बोला मैडम, क्रेडिट साइड पे सारी आउटगोइंग आती हैं और डेबिट साइड पे सारी इनकमिंग्स आती हैं। ठीक बोला मैंने, कैश अकाउंट है। या तुम्हारी इच्छा है, अगर कोई क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे कोई गलती करना चाहे तो कर लो, कोई बात नहीं, यही कर लो, अभी कर लो। हाँ, सब कुछ मैक्सिमम एंट्रीज। हाँ, कॉन्ट्रा भी कर ले। हाँ, बहुत सारी बन जाएगी। लोन की एंट्री होनी चाहिए क्या कैश अकाउंट में? रीपेमेंट नहीं, मैंने आने की बात बोली है। लोन ग्रांटेड आएगा कि नहीं आएगा? या अल्लाह उठा ले मेरे को। वो कह रहा वो तो बैंक में आते ना, कैश बुक बनवा रहे हो आप तो। ले बाबू ले, नहीं तेरी गलती नहीं है, ले, गलती मेरी है। अब ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? लिखो ना, जल्दी लिखो। कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट तो नहीं है तुम्हारे में से ना? कोई नया बच्चा? बस ठीक है, मैंने कहा पता लगे कि है क्या आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं। हाँ, वो फर्स्ट डे तो ठीक है, मेरे को पता लग गया, लेकिन नॉन कॉमर्स नहीं है ना। करो करो, जल्दी करो। हाँ तो करो ना, बहुत सारी हो जाएंगी तो क्या हो गया। ऊपर मत देखना, मैं गलत भी लिख दूंगा, सच बता रहा हूं, फिर मैं तुमसे पूछ लूंगा।
हाँ करो करो, अपने आप करो पहले। हाँ हाँ गलत है, गलत है, तभी तो रेड पेन लगाया मैंने। तुम करो ना पहले, तुम करो ना अपना, मेरे गलत को तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और करो थोड़ा, 2 मिनट और लो, 2 मिनट और लो। ऐसा नहीं है, 8-9 की क्या मतलब, 8-9 ट्रांजेक्शन होती तेरे बिजनेस में। और करो और सोचो। सारे एक्सपेंसेस लिख दूं? ओ माय गॉड, देखा? हाँ हाँ वही कि रेंट, ये वो सारी चीजें ऐसे करके नाम करके लिख देगी। शाबाश। मैं एक नेचर के सारे खर्चों की बात कर रहा हूं। कह रही सर आपने तो कहा मैक्सिमम एंट्री लिखो। हमने रेंट भी पे किया है, हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी पे की है। जल्दी करो फटाफट से। अभी मैंने वो किस लिए लिखा है वो देखेंगे ना, अभी ठहर जाना थोड़ी देर, सबके साथ में मजा है। थोड़ी देर अपना दिमाग चलाओ, उसके बाद में मैं बता दूंगा ना। हाँ जी सुनो बस, ये मैंने 2 सेंड्री क्रेडिटर्स जो रेड पेन से लिखे हैं और बाय सेंड्री डेटर्स, ये कुछ ठीक लग रहा है क्या तुम्हारे? थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है कि सर आपने लिखा है तो गलत कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत भी लिख देता हूं अगर मुझे कुछ पूछना होता है तो। बताओ। सेट ऑफ क्लेम नहीं है,
डेटर, अच्छा एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो। हाँ मैं सुन रहा हूं बेटा, तेरी बात भी सुन रहा हूं अभी। ये 2 डेटर्स लिखा हुआ ये ठीक है, और ये बाय क्रेडिटर्स लिखा हुआ ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 सेंड्री क्रेडिटर्स और 2 बाय सेंड्री डेटर्स लिखा है। सेंड्री शब्द से हटा दो ना ना यार, बी आर कैश थोड़ी होता है यार, कैसी बात कर रहे हो। हाँ अच्छा मैं बताऊं एक मिनट के लिए, जो नए बच्चे बैठे हुए हैं कोई कोशिश बोलो। गलत है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से सही है। क्यों सही है सर? आपने किया तो सही है सर, मैं गलत भी लिखता हूं। मेरी बात सुनो समझाने के लिए, अब मेरी बात सुनो। अरे छोड़ दे दीदी, इसको छोड़ दे, इधर सुन, ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने। तुम्हारा बीआर डिसऑनर हो जाता है ना, ऐसे ही चेक भी तो डिसऑनर हो जाते हैं। मिला किससे था? सुनो सुनो, अब ये बाबूजी है ना अपनी गलती को निपटाना चाह रहे हैं, बीच में कह रहे चेक इन हैंड का नाम दे रहे हैं इनको, ये भाई साहब चेक इन हैंड का नाम दे रहे हैं। तो नंबर 1, क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, फाउंडेशन लेवल पे भी क्लासेस लेता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अब जो चेक इन हैंड वाला सिस्टम है ना उसको आप हटा दो। कैश बुक अगर आपने पढ़ी है तो फाउंडेशन लेवल पे चेक इन हैंड वाला सिस्टम हटा दो और उसको आप बैंक ही ट्रीट करो, ये बात लिखी है वहां पे। तो अब आप चेक इन हैंड वाली बात तो छोड़ ही दो। अब मेरी बात सुन लो, यहां पे हमने चेक डिपॉजिट किए, ठीक है जी, और वो डिसऑनर हो गए चेक्स अगर डिसऑनर हो जाएंगे तो हम अपना पैसा छोड़ दें डेटर से, कोई बात नहीं भाई, डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, फिर तो गरीब आदमी अपना ही भाई है, मत दे पैसे, ऐसा कहें, या दोबारा से। तो जब ये देखो ये पैसे दे रहा था ना इसने, चेक, इसका चेक हमने लिया था और डिपॉजिट किया था, तो ये एंट्री बनाई थी। आज जब इसका चेक डिसऑनर हो गया है ना, तो ये एंट्री बनाई है। तो इसके आगे ना प्यारा सा गंदा सा लिख लेते हैं, प्यारा सा गंदा सा, जैसे कहते हैं ना खट्टा मीठा, ऐसे ही हम कहते हैं प्यारा सा गंदा सा। तो ये चेक्स डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, ऐसे ही सेम चीज हमारे साथ भी हो सकती है। क्रेडिटर को हमने पेमेंट की थी तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं, चेक कैश में नहीं चलते भाई, इसीलिए मैंने ऊपर कैश और बैंक दोनों लिखा है। तो मैं क्या कहता हूं, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट की थी तो मैंने यहां पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया था, आज वही यहां पे डेबिट साइड पे लिख दिया, क्योंकि जब उसने डिपॉजिट किए अपने चेक तो मेरा चेक बाउंस हो गया। तो यहां पे क्या कहते हैं, चेक्स इशूड डिसऑनर, या फिर बाउंस, कुछ भी कह सकते। बात समझ में आ गई जी? कोई नाराजगी तो नहीं है किसी को? थोड़े थोड़े तो बड़े हो गए अभी हम, और कोई भी मैंने ऐसी बात नहीं की जो तुमने ना पढ़ी हुई हो। हाँ सर पढ़ी तो हुई है, आप ऐसा बार बार क्यों कहते हो हमें जलील करने के लिए, ताकि तुम सीख जाओ, है ना? क्या हो, थक गए हो सुबह 8 बजे से? ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो? बताऊं तुम्हारे को भी? ये पूरा कर लो, जल्दी से बना लो, और बाकी कोई पॉइंट ना समझ में आया तो बता दो। ये सबको पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये सबको पता है बाय रिटर्न ऑन पब्लिक डिपॉजिट, हमने दिया है और हमने लिया है। फटाफट से बना दो, जल्दी से बना लिया।
सिंगल एंट्री के अंदर ना बच्चा आतुर रहता है फटाफट से, यार क्वेश्चन करवा दें बस, और फिर मैं क्वेश्चन को गलत करूं बस, और फिर टीचर कल पे बस। तो इससे बढ़िया पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्वेश्चन करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, नहीं क्या नहीं? 7 महीने बाद तू क्वेश्चन करना बंद कर देगा, फाइनल लेवल पे करेगा ही नहीं। अच्छा, इंटरमीडिएट करने के बाद तू सेटल हो जाएगा बाहर अटलांटा में, नालायक। हाँ भाई, क्या हुआ बेटा? मेरे से पूछना। ये तेरी फीस मांगता है मेरे से, कहता मैं भी पढ़ाता हूं उसको, आप भी पढ़ाते हो, वो मुझसे भी पूछता है। बोलना क्या पूछना है। देख बेटा, ऐसा है, सेल्स प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो पैसा हमारे पास आ गया, हमने डेबिट साइड पे लिख दिया इनकमिंग ऑफ कैश है। और अगर ऐसा नहीं होगा, बाय इन्वेस्टमेंट, अगर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की होगी तो वहां पे बाय इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। हाँ, सिंपल। हाँ, एक सेकेंड, नंदू भैया बुला रहे। सिंगल एंट्री क्या? लेखांकन क्या होता है? लेखांकन मानकों का परिचय। अच्छा अच्छा, लेखांकन मानकों का परिचय भी करा देंगे तुम्हारे को, हिंदी में कराऊंगा इसको, और ये फिर डर जाएगा। चलो भाई, अपने पास ना नोट्स लिखो फटाफट से, जल्दी से। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, लिख बेटा, बोतल को छोड़ दे, पानी की बोतल है, उसको दूध की बोतल की तरह लेके बैठी हुई है। सुनो जी, लिखो जी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस में अफेक्ट बाय फॉलोइंग रीजन, इफेक्ट बाय फॉलोइंग रीजंस। ठीक है जी, लिखो जी। नंबर वन, मनी कलेक्टेड फ्रॉम LIC पॉलिसी एंड पुट इन द बिजनेस, पुट इन द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो जी, रेंट इंटरेस्ट, रेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड, रेंट कॉमा इंटरेस्ट कॉमा डिविडेंड कलेक्टेड फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज इन्वेस्टेड इन, डिपॉजिटेड इन, सॉरी नॉट इन्वेस्टेड इन, डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, ऐसा लिखा हुआ होता है। मैंने बोला इंटरेस्ट, रेंट, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है जी, कुछ भी, डिपॉजिटेड फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी, ये हमारा मेन बिजनेस नहीं था, नॉन बिजनेस एक्टिविटी, डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो इसको हम क्या मानेंगे? एडिशनल कैपिटल मानेंगे। आगे लिखो जी, एसेट यूज फॉर पर्सनल पर्पस, पर एसेट यूज फॉर पर्सनल पर्पस प्रीवियसली सोल्ड
एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक प्रीवियसली, हाँ, सोल्ड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड, या फिर सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक। हाँ हाँ, समझा नहीं मैं आपकी बात। ये बाबूजी है ना, अब थोड़ा सा ना पुरानी बातों को भूल गए हैं। पता क्या कह रहे हैं, पहले जरा सबके साथ में बात करें। ये क्या रहे हैं, ये कहते हैं सर ये हमें आपने लिखवाया, ये तो ऑलरेडी हमें पता था, ये वाला पॉइंट कि भाई रेंट जो रिसीव है, हम तो रेंट रिसीव उसको मानते ही हैं क्रेडिट साइड पे, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और बैंक में डिपॉजिट, बैंक में पैसा आया होगा। नॉन बिजनेस इनकम को तो ऑलरेडी हम P&L में लेते हैं। ये भाई साहब ये भूल गए कि हम फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे, सिंगल एंट्री बना रहे हैं। उस गरीब आदमी को नहीं पता था, तो तुम्हें उसको बताना है। तुम कह सही रहे हो, लेकिन किसके कंटेक्स्ट में कह रहे हो, ये भी तो बात करो। चाचा जी बात सही कर रहे हो आप, लेकिन उसको एडिशनल कैपिटल की तरह से इसको बताना है हमें। हमें तो पता है। क्या ये अपना P&L अकाउंट बनाता था? अगर बनाता था तो फिर इसको हमारी जरूरत ही क्या है? लालू नहीं, कैसी कैसी बातें कर रहा है। हाँ सर मैं भूल गया था। इसकी बात समझ में आई और मैंने जो जवाब दिया वो समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया? जबरदस्ती एक्सप्लेन करवा लूंगा। वो ये कहना चाह रहा है, कहता है सर जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी होती है, जैसे रेंट रिसीव है, मेन बिजनेस रेंट रिसीव थोड़ी है, वो तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता ही है। तो आप इसको ऐसा एडिशनल कैपिटल के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, क्यों ऐड करवा रहे हो? क्योंकि बेटा वो फाइनल अकाउंट के अंदर ऐसा होता है, लेकिन इसने हमारे को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है, तो हम इसको एडिशनल कैपिटल की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये बोल रहा हूं मैं, दोनों अलग अलग चीजें। अच्छा आगे लिखो जी, ड्राइंग्स कैन बी इफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। नहीं, अलग है। ड्राइंग्स कैन बी इफेक्टेड बाय इफेक्ट, फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, रेंट ऑफ प्रेमिसेस used commonly for business and residential purpose। बात समझ में आई? ये क्या कहना चाह रहा है? कॉमनली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस, रेजिडेंशियल पर्पस। मतलब मैं मेरे परिवार के साथ में एक हाउस प्रॉपर्टी में रहता था, तुमने ऐसा देखा होगा ना, नीचे दुकान है और ऊपर मकान है, वो किराए पे ले रखा था और कॉमन रेंट ले रखा था। कॉमन थी वो प्रॉपर्टी, नीचे दुकान है और ऊपर मकान है, और रेंट दोनों फ्लोर का मैं दे रहा हूं। तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेरे को बताया, हाँ ये बताओ कि ऑक्यूपाइड एरिया कितना है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और फॉर बिजनेस पर्पस। तो बिजनेस रेंट तो सिर्फ उतना ही मानेंगे ना जी, पर्सनल वाला तो हमारी ड्राइंग्स हो जाएंगी ना, अगर फिर भी हमने किया है तो। क्यों जी, बात समझ में आई? आप पूरे का पूरा बिजनेस एक्सपेंस नहीं मान सकते, तो ये आपकी ड्राइंग्स मान ली जाएगी। जो आपने रेंट तो पे किया है, कॉमन रेंट पे किया है, लेकिन उस पोर्शन को आपने यूज रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किया है, तो वो क्या हो जाएगा? आपकी ड्राइंग्स हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे लिखो जी, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल्स, कॉमन वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी दगड़म दगड़म तुम्हारे को दिखाई देता है। वो बच्ची मेरे को ऐसे देख रही, कह रही अभी तुमने लिखा भी नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो। कॉमन एक्सपेंसेस, ऐसा ही लिख लो, कॉमन एक्सपेंसेस फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पस। जी जनाब, टेलीफोन का रेंट था,
टेलीफोन एक्सपेंडिचर थे, वहां पे दिया हुआ है कि इसमें से 200 तो घर के लिए हैं और 300 बिजनेस के लिए हैं। तो जो 200 हमने पे कर दिए हैं घर वाले, उसको ड्राइंग्स मानेंगे ना? बस यही बोला मैंने। अच्छा जी, इनकम टैक्स पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर। इनकम टैक्स पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर। हां जी, तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट में लिखा है क्या कभी जीवन में? इंश्योरेंस प्रीमियम बोला मैंने, ध्यान से सुन लिया करो। इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने P&L अकाउंट में लिखा है कि नहीं लिखा? लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोला मैं। हाँ चलो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है कि नहीं लिखा? मैंने लिखा है। किसके भी आप पे? हाँ, या फिर ओनर। अब ये गलत कर दिया ना। सुन लो जी ध्यान से, एक एक पॉइंट के ऊपर डायनामाइट है। मेरी बात सुन लो ध्यान से। सर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मैंने, मैं प्रोप्राइटर हूं, ऑन द लाइफ ऑफ, सबको लेकर के चलूंगा साथ में, ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉई, बिजनेस एक्सपेंस है। ऑन द लाइफ ऑफ माई सेल्फ, ड्रॉइंग्स है क्योंकि ये मेरी पर्सनल ऑब्लिगेशन थी। ऑन द लाइफ ऑफ लाइव स्टॉक्स, ये क्या होता है सर? घोड़ा गाड़ी, ऑफिस घोड़े पे आता था मैं। भाई साहब मेरे पास में, मैं सर्कस चलाता हूं, मान लो चलाता भी हूं, दिख ही रहा है तुम्हें। तो मेरे पास में बहुत सारे जानवर हैं, छोटे बड़े, प्यारे प्यारे, गंदे गंदे से। तो उनकी लाइफ के ऊपर है ना, मैंने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, वो मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, एम्प्लॉय की तरह ही। इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ लाइफ के ऊपर नहीं होता, एक्सीडेंटल भी होते हैं और लाइफ के ऊपर भी होते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका बिजनेस एक्सपेंस है? कौन सा वाला? जो बिजनेस और जो एम्प्लॉय या फिर लाइफ ऑफ लाइफ स्टॉक पे किया जाएगा। अगर अपने लाइफ पे कर दिया तो वो ड्राइंग्स माना जाएगा। जी जनाब, समझ में आई बात? हमें तो पहले से ही पता था सर। हाँ, एनिमल का इंश्योरेंस होता है। मैडम क्या बात कर दिया आपने? देखो ये इंटरेस्टेड हो गई है बच्ची। लेकिन बेटा तू घर के एक मिनट, ये घर के पप्पी की लाइफ पे सोच रही होगी। वो दीदी चुप कर जाओ, वो कुछ पूछ रही है और कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात, चलो पहले ये कर लो, मैं सब लिखवा दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी और मैं भी जिद्दी हूं। उस बच्ची ने एक बात बोली है और मैं चाहता हूं कि उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, वरना अभी चाहो तो तुम्हें भी ऐसा ही कंफ्यूज कर दूं जैसी वो है। वो पता है मेरे को क्या कह रही है? कहती है सर मेरे घर में एक पप्पी है और मैं उसकी लाइफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम लेना चाहती हूं, तो क्या मिलता है? क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। लेकिन बेटा वो पर्सनल पप्पी है, वो ड्राइंग्स हो जाएंगी। मैंने ना यहां पे लाइव स्टॉक बोला। जब मैं लाइव स्टॉक बोलता हूं ना, तो मैं सर्कस का एग्जांपल लेता हूं, तो मैं मदर डेयरी का एग्जांपल लेता हूं। बात समझ में आई? तो मैं पर्सनल एनिमल्स का नहीं लेता, क्योंकि आई एम रनिंग सम बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन हां, ध्यान से सुनना, मेरे पास में एक घोड़ा है जिसके ऊपर मैं शहर भर में सैर करने को भी निकलता हूं और ऑफिस भी घोड़े से ही आता हूं, और उसकी लाइफ पे ऊपर किया है मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे। तो पार्शियल है ना, जो भी परसेंटेज दी हुई होगी बिजनेस की अलग हो जाएगी। अगर पर्सनल पर्पस को भी सामने सेम से किया हुआ तो उसको ड्राइंग्स मान लेंगे। हाँ सर बोलो, क्या कह रहे थे? क्लियर हो गया ना? मुझे पता है आपने हाथ खड़ा किया है, तो उसका मतलब क्या है? पार्शियल को देखना है, यहां पे हमारे को चीजों को परखना है। ऐसे नहीं है कि हाँ चलो पे कर दिया हो गया जी, और किसी को कुछ बनाना है तो बना लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैंने बोला था इनकम टैक्स पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर।
ठीक है ना? पता भी कैसे हुआ, पता भी कैसे हुआ? बोल तू रही थी और आवाज पीछे से उसकी आ रही थी। मैंने कहा ये इसकी आवाज को क्या हो गया, सीरियसली। अच्छा जी, हाँ जी, लिखना जरा। पर्सनल लोन पेड, जी जनाब उसी के अंदर है। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा पर्सनल लोन पे कर दिए तो वो ड्राइंग्स है? पर्सनल लोन पेड, ठीक है जी। और गुड्स और सर्विसेज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, गुड्स और सर्विसेज विड्रॉन फॉर फैमिली फ्रॉम बिजनेस, गुड्स और सर्विसेज विड्रॉन फॉर फैमिली फ्रॉम बिजनेस, ये भी हमारी ड्राइंग्स है। ये ड्राइंग्स इन काइंड हो जाती हैं। सर सर्विसेज कैसे ले लेंगे हम, मतलब समझ नहीं आया, सर्विसेज कैसे विड्रॉ कर लेंगे? हाँ, हमारे घर पे मतलब कस्टमर के घर पे, अपने घर पे जाकर के, क्या मतलब? एक सेकेंड, वो कह रहा, कहता है एसी सर्विस करते थे आप, आपका एसी सर्विस का काम था और घर पे जाकर के एसी सर्विस कर दिए, तो इसमें बिजनेस कहां से, बिजनेस की सर्विसेज कहां से विड्रॉ? हाँ मेरा बिजनेस था इस चीज का। तो ऐसा बोलो कि वो इक्विपमेंट्स आपने अपने पर्सनल पर्पस में यूज कर लिए जिसके आपको पैसे कस्टमर से मिल सकते थे। ये है पूरी बात। बात समझ में आई? वो कहता है टैक्सी वाला, बिल्कुल सही, ओला कैब चलाता था मैं, सर्विसेज दे रहा था ना, और ओला कैब में बिठा करके अपनी वाइफ और बच्चों को घुमाने ले गया, थोड़ी ना उनसे मैं पैसे मांगूंगा। तो ऐसे सर्विसेज विड्रॉ होती हैं। इमेजिन कर रही है सर कैसे लगेंगे हैं? हाँ ये भी कह सकते, ठीक है जी, समझ में आ गई चीजें? चलो ठीक है। विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस फ्रॉम बिजनेस। अच्छा गुड्स का तो सबको ही पता है, गारमेंट शॉप है और कपड़े घर ले गया मैं, ठीक है। अच्छा जी, एक बार ये क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना जी जरा। डेटा अकाउंट तो हमने बनाया, क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज रिटर्न डिस्काउंट रिबेट्स सब चीजें कंसीडर करके काम करना। अब बैलेंस बीडी कहां लिखोगे? इधर, इधर। वहां हमारा ना, हमने सीए इंटर कर लिया है, उसके बाद में हमारा इंटरव्यू चल रहा है। हमने बोला हमारा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स, अच्छा बेटा, फिर ये वाला खर्चा कहां था? इधर, दिवाकर सर ने पढ़ाया था, इधर। ये ना एक सुनो, एक मेरे को आया है अभी अभी ताजा ताजा, मैं तुम्हारे को सुनाऊंगा। एक बार ये ना, एक क्या नाम है बंदा होता है, तो वो चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू का टाइम हो जाता है खत्म, सुन लो ध्यान से, कोर्स में तुम्हारे लिए। तो ना इंटरव्यू का टाइम हो जाता है खत्म, वो कहता है यार क्या नाम है, इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया भाई साहब, अब जाओ, अब इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता आपका। वो कहता है ऐसे कैसे, मैं किराया भाड़ा लगा करके आया हूं इतना, ले लो इंटरव्यू। तो कहता है तो पागल सा वैसे ही दिख रहा है, एमबीबीएस के लिए वो इंटरव्यू देने आया हुआ होता है। तो कहते हैं तो पागल सा वैसे ही दिख रहा है, 2 मिनट में इसका इंटरव्यू हो जाएगा, 2 मिनट में फेल करके भगा देंगे हम इसको। तो कहता है अच्छा अच्छा आओ बैठो, बैठा लेता हूं कुर्सी में। वो सारे जवाब सही दे देता है, मतलब जो उनके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं ना विद इन टाइम पीरियड, उनसे भी अच्छे, उनसे भी अच्छे। लास्ट में ना, अब वो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, वो उसके साथ थोड़ा पर्सनल हो जाता है। कहता है भाई साहब मेरे को तो आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, एमबीबीएस का इंटरव्यू देने हुए आया हुआ होता है वो डॉक्टर के पद के लिए,
कहता आपको सारे आंसर सही बताएं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमने जितने शॉर्ट लिस्ट किया उनको भी हमने हटाना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये बताओ ये कमाल हुआ कैसे? कहता ऐ सारा किडनी का कमाल हैगा। लास्ट में कहता है वो, कहता है सारा किडनी का कमाल है, सिलेक्ट हुआ रिजेक्ट। कहीं ऐसा हादसा आपके साथ ना हो जाए। ये किडनी का कमाल ना दिखा देना कहीं पे। किसको? मैंने हिंदी में भी बोला है, मैंने हिंदी में बोला है ये सारा किडनी का कमाल है। पंजाबी की क्या बात। अच्छा खैर चलो चलो, क्रेडिट अकाउंट बना रहे थे, बातों में लग जाते हैं मेरे साथ, मेरा तो काम ही है फंसाने का। जल्दी करो। अरे सुन रहे हो, जैसे डेटर्स अकाउंट में बैड डेट्स होते हैं, ऐसे क्रेडिटर्स अकाउंट में भी बैड डेट्स हो सकते हैं क्या? डेटर्स अकाउंट में मैं इस साइड लिखता हूं, तो क्रेडिटर अकाउंट में इस साइड लिख सकता हूं क्या? मैं ये लिखना चाहता हूं यहां पे 2 बैड डेट्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? डेटर्स अकाउंट में तो क्रेडिट साइड पे लिखता हूं। हाँ तो वो अपने अकाउंट में बैड डेट्स लिखेगा, ऐसा क्यों? हमने उसका पैसा तो डुबोया है ना। हाँ फायदा हमारा है। और सुन लो, हेलो, हम बैड डेट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हम खुद को चोर नहीं कहते, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना कि हमने किसी को पैसे ना दिए हो। अभी तक इसको यही नहीं समझ में आया कि डूबा उसका है और डुबोया हमने है। एंट्री चल जस्टिफाई कर, ये ले, तू कह रहा हमें यहां पे लिखना ही क्यों है? चल 1 मिनट के लिए, मेरे ओपनिंग राइटर्स थे 50 लाख रुपए के, उसने मुझे कैश डिस्काउंट दे दिया 2 लाख रुपए का। मैंने उसको कैश दे दिया, सॉरी कैश डिस्काउंट कह रहा हूं, मैंने उसको मेरे वो क्रेडिटर्स बिल्कुल नील रह गए हैं, मैंने उससे डिस्काउंट रिसीव किया 2 लाख रुपए का, और मैंने उसको 45 लाख रुपए ही पे किए हैं। अब बोल क्या कहता है? अब बैलेंसिंग फिगर कहां डालेगा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि नील है ये। अब क्वेश्चन ने जब नील कह दिया तो भैया फिर आप नहीं इसको, अब क्या कहोगे? बैड डेट्स, बीपी कुछ नहीं। चल मैं यहां पे कर देता हूं बीपी नील, और बनाओ। मैं बैड डेट से रिलेटेड ही इशारा कर रहा हूं। नालायको, ये तुमने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। नाम जलेबी भाई, बोलो ना क्या नाम है? अरे तुमने पढ़ा हुआ है, और अभी मैं बताऊंगा ना, कहोगे ओहो डेफिशिएंसी अकाउंट। कब बोला? चल बोला, मेरे को नहीं सुना होगा। अच्छा मैंने सुना नहीं सर, सॉरी। डेफिशिएंसी अकाउंट, क्या हम देना तो चाहते थे, अपने आप को चोर नहीं कह रहे हम, मन नहीं माना, नहीं देना तो चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए, डेफिशिएंसी हो गई हमारे पास। हो सकता कि नहीं हो सकता? और ये फाउंडेशन में बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है सर। क्या कब आया था? इंसॉल्वेंसी नहीं होती थी उसमें डेफिशिएंसी। कैसी बातें कर रहा है यार। क्या कह रहा है?
हाँ दरवाजा खोल दो बेटा। ये देखो मैंने यहाँ पे बाय बैंक लिखा है, इसका मतलब क्या है बोलो? चेक डिसऑनर। याद रहेगा ना, चेक डिसऑनर। अच्छा यहां पे एक चीज और लिख देता हूं, ये क्या है बताओ? बाय सैंड्री डेटर्स, ये क्या है? एसेट से लाइबिलिटी कटने को क्या कहते थे चाचा? कॉमन डेट्स। याद आया? लिख लो इसके आगे कॉमन डेट्स। यानी कि उससे हमने पैसे लेने भी थे और उसको पैसे देने भी थे। बात समझ में आया? कहीं पे भी हो सकता है ना, कॉमन अमाउंट तो किसी से भी हो सकता है ना, जरूरी है ज्यादा उसका ही हो। बीआर, हाँ बीआर एंडोज की एंट्री क्या होगी बोलो? चलो बीआर लिखो, अपने आप लिखो। चलो जो 2 मिनट अभी मैंने दिए थे, मैं तो खामखा में लिखना ही शुरू हो गया तुम्हारे से। 2 मिनट दिए थे, लिखो चीजें। कौन सा? बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ 11th में था ना ये सिंगल एंट्री। 11th क्लास में था, सबसे लास्ट वाला चैप्टर। फाइनल अकाउंट के बाद एक और था सिंगल एंट्री। हाँ वहां तो सिंपल थी, तो अभी वैसी सिंपल करवा के पास करा दें तेरे को। आएगी। बीआर अगर हम एंडोज कर देते हैं तो एंट्री क्या बन जाती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो वही लिखा है एंडोज। हाँ ठीक है जी, कुछ तो अलग अलग है इसमें। शुरुआत धीरे धीरे लड्डू से करेंगे, फिर मिर्चें मिलाएंगे बीच में, है ना? लेकिन अलग तो है। क्या कह रहा है बेटा? हाँ क्रेडिटर हमारी एसेट ले जाए तो उसकी भी एंट्री हो सकती है। क्रेडिटर कम हो जाएगा तो यहां लिख सकता हूं टू फिक्स्ड एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स। देखो कुछ भी है ना, ऐसा नहीं है जनरल एंट्री से बाहर। एक बात बताऊं, सिंगल एंट्री के अंदर हमारा चैप्टर क्या कहता है? हमारे को कहता है जी शुरुआत से शुरू करो, लेजर जर्नल एंट्री से शुरुआत करो। कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो उसकी जर्नल एंट्री फॉर्म करो, अपने आप उसकी पोस्टिंग समझ में आ जाएगी। जैसे भी बच्चे ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन ऐसा होता है ना कि गुड्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर या फिर एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर उतने के कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, है ना? तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बहुत सारे अकाउंट्स बन सकते। परचेज रिटर्न तो नॉर्मल है, वो तो पता ही है हमारे को। लो परचेज रिटर्न, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कितने खुश हैं सब?